गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गोपाल कृष्ण गोखले पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को न्यू ईयर 2021 की विशेष देना चाहूँगी। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर और आशा और उम्मीद करती हूँ कि ये जो वर्ष 2021 है, ये जितनी भी समस्याएं हैं जो हमने 2020 में फेस की, उन सबको लगभग समाप्त कर दे और एक नए जोश और नई तैयारी के साथ आप लोग अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। बच्चों, हम लोग भारतीय राजनीतिक विचारकों की श्रेणी में मनु, कौटिल्य, शुक्र, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय तक पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले की। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि भारत में जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम के समय शुरुआत में एक कांग्रेस संगठन बनाया गया। उस समय सभी लोग, जितने भी इंडियंस थे, वो एक जगह इकट्ठे हुए अंग्रेज़ों के प्रति विरोध में। धीरे धीरे कांग्रेस के दो भाग हो गए थे, एक उदारवादी और एक उग्रवादी। उदारवादी और उग्रवादी जो दोनों दल थे, उन दोनों का यही उद्देश्य था कि भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलानी है। लेकिन उन दोनों का जो तरीका था, वो तरीका डिफरेंट था। उनका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। आज हम बात कर रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले की। और गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी विचारधारा के प्रतिनिधि माने जाते हैं। वे भारत में परिवर्तन चाहते थे, स्वतंत्रता चाहते थे, अंग्रेज़ों से अपना शासन वापस लेना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज़ी तरीके से लेना चाहते थे। मतलब वे चाहते थे कि भारत तरक्की करे, उन्नति करे, लेकिन अंग्रेज़ों की छत्रछाया में रहकर करे। इसी विचार को आगे बढ़ाने में उदारवादी विचारकों ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। भारतीय उदारवादी विचारकों में गोपाल कृष्ण गोखले का नाम अग्रणी रूप से लिया जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक छोटे से गांव कोटलक में हुआ था। कोटलक उनका ननिहाल था और उनके पिता तमहानमाला गांव के रहने वाले थे। गोपाल कृष्ण गोखले महाराष्ट्र के प्रसिद्ध चित्तपावन समुदाय के ब्राह्मण थे और उनके पूर्वजों ने मराठों के राष्ट्रीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका परिवार धार्मिक रीति रिवाजों के प्रति काफ़ी अग्रसर था। जब वे 13 वर्ष के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया और उनके पिता के देहांत के पश्चात उनके परिवार की जो आर्थिक स्थिति थी, वो आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ नहीं रही। फिर भी जैसे तैसे 1881 में गोपाल कृष्ण गोखले ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात उनके परिवार के समक्ष गोपाल कृष्ण गोखले को आगे पढ़ाने का एक गंभीर संकट उपस्थित हो गया, क्योंकि उनकी जो आर्थिक स्थिति थी, वो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और परिवार इस धर्म संकट में पड़ गया कि इनके एजुकेशन या इनकी शिक्षा को जारी रखा जाए या नहीं रखा जाए। लेकिन उनकी भाभी ने अपने सारे गहने बेच दिए और अपने सारे गहने बेचकर गोपाल कृष्ण गोखले को आगे कॉलेज में प्रवेश दिलाने के लिए भेज दिया गया। 1882 में गोपाल कृष्ण गोखले ने कोल्हापुर के राजा राम कॉलेज में प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया और वहाँ से प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात वे दक्खन कॉलेज पूना के छात्र बने और 1884 में स्नातक की परीक्षा उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई से उत्तीर्ण की। डॉक्टर R.P. परांजपे ने उनके कॉलेज जीवन के विषय में कहा कि उनका कॉलेज जीवन बहुत उपलब्धियों से भरा हुआ तो नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी स्नातक परीक्षा में इतने अच्छे अंक प्राप्त किए थे। वे एक शांत प्रकृति के छात्र थे, किंतु उनमें अध्ययन, खेलों तथा अन्य गतिविधियों में सबको पीछे छोड़ देने की ललक भी थी। वे क्रिकेट, टेनिस, शतरंज तथा ताश बहुत अच्छे से खेलते थे और वे चाहते थे कि सभी कामों में वो सबको पीछे छोड़ दें। लेकिन धीरे धीरे उन्हें ये पता लगने लगा कि एक आदमी सभी काम उत्कृष्ट तरीके से नहीं कर सकता। वे असाधारण स्मृति के धनी थे, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी थी। अंग्रेज़ी साहित्य के प्रति उनकी बहुत रुचि थी। अंग्रेज़ी साहित्य में एडमंड बुर्क की पुस्तक रिफ्लेक्शंस ऑन फ्रेंच रेवोल्यूशन को गोखले ने बहुत अच्छे से पढ़ा।
स्नातक की परीक्षा पास होने के पश्चात उनके कुछ मित्रों ने सुझाव दिया कि वे आईएएस की परीक्षा दें, किसी ने इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए उनको अग्रस्त किया और किसी ने कहा कि आपको अपना मतलब आईसीएस की परीक्षा में आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने एक शिक्षा को अपने व्यवसाय के रूप में अपनाया और पूना की दक्खन एजुकेशनल सोसाइटी के आजीवन सदस्य वे बन गए और उन्होंने केवल 75 रुपये मासिक वेतन पर सोसाइटी की 20 वर्ष तक सेवा करने का संकल्प लिया और वहाँ पर अपनी योगदान वहाँ देते रहे। दक्षिण एजुकेशन सोसाइटी की गतिविधियों के संबंध में गोखले बाल गंगाधर तिलक और आगरेकर से मिले और गोखले ने स्वीकार किया है ये अपनी उसमें कि वो तिलक से प्रभावित तो हुए, लेकिन वो तिलक के जो साधन थे, जो तरीका था, उस तरीके से गोखले प्रभावित नहीं थे। गोखले समाज सुधारों, पश्चिमी सभ्यता, हिंदू विश्वासों की उपादेयता आदि के संबंध में आगरेकर से ज़्यादा निकट थे। गोपाल कृष्ण गोखले एक शिक्षक के रूप में दक्खन एजुकेशन सोसाइटी से नहीं जुड़े रहे, बल्कि वे इस संस्था के प्रमुख प्रवक्ता बन गए। उन्होंने सोसाइटी के लिए धन इकट्ठा करने के उद्देश्य से कई हिस्सों की यात्राएं की और राजकीय अनुदान प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयत्न किए। साथ ही भारत में 1892 से 1898 तक दक्खन एजुकेशन सोसाइटी के वे सचिव भी रहे। 1885 में गोपाल कृष्ण गोखले जस्टिस रानादे के संपर्क में आए और जस्टिस रानादे के संपर्क में आने के बाद में गोखले के सार्वजनिक व्यक्तित्व को सभी लोगों ने एक तरह से पहचाना। इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो ब्रिटिश शासन के ज़बरदस्त प्रशंसक थे और ब्रिटिश शासक के प्रशंसक होने के साथ साथ ही वो ये चाहते थे कि ब्रिटिश छत्रछाया में ही भारत को क्या मिलना चाहिए, भारत को अपनी उन्नति और तरक्की के अवसर मिलने चाहिए। इसी संदर्भ में उन्होंने भारतीयों के दृष्टिकोण और आकांक्षाओं को ब्रिटेन में सकारात्मक और सहानुभूतिपूर्ण बनाने हेतु 7 बार ब्रिटेन की यात्राएं की। दादा भाई नौरोजी के प्रयत्नों से 1897 में रॉयल कमीशन और एक्सपेंडिचर का गठन किया गया। लॉर्ड वेलबी को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया और गोखले इस आयोग के समक्ष दक्खन सभा की ओर से साक्षी के रूप में उपस्थित हुए। अक्टूबर 1905 में गोखले ने भारत की स्थिति के विषय में ब्रिटेन में जनमत जागृत करने हेतु कांग्रेस द्वारा भेजे गए शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में यात्रा की। उसके बाद दूसरी बार वो दोबारा वहाँ पर यात्रा करने गए। अपने 50 दिन के ब्रिटेन प्रवास में भारतीय हितों के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की। उन्होंने इस दौरान 45 से अधिक जनसभाओं को संबोधित किया, अनेक महत्वपूर्ण ब्रिटिश नेताओं से भेंट की और अपने भाषणों से गोखले ने भारत में राजनीतिक और आर्थिक सुधारों की आवश्यकता को बहुत प्रभावी ढंग से रखा। वायसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में निर्वाचित सदस्यों की व्यवस्था, प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल के निर्वाचित सदस्यों की शक्तियों में वृद्धि, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में कम से कम 6 भारतीय सदस्यों का निर्वाचन, भारत सचिव की परिषद में कम से कम 3 भारतीय सदस्यों की नियुक्ति और भारत में शक्ति के व्यापक विकेंद्रीकरण के आग्रह को उन्होंने व्यक्त किया। इस प्रवास के दौरान उन्होंने बहुत शारीरिक श्रम भी किया और इससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ा। अप्रैल 1906 में गोखले तीसरी बार इंग्लैंड गए और वे वहाँ 4 महीनों तक रहे। इस अवधि में उन्होंने व्याख्यानों व संवाददाता सम्मेलनों के माध्यम से भारतीय दृष्टिकोण को स्पष्ट किया और भारत के सचिव लॉर्ड मॉले से भी कई बार मिले। उन्हें भारत में संवैधानिक सुधारों की गंभीर आवश्यकता से अवगत कराया। वे मार्ले के उदार व सहानुभूतिपूर्ण रूप से बहुत प्रभावित थे और अपनी वार्ताओं के पश्चात वे काफ़ी आशान्वित भी रहे। 1808 में गोखले चौथी बार इंग्लैंड गए और 6 माह तक वहाँ रहे और इस दौरान उन्होंने मार्ले द्वारा घोषित सुधार योजना को क्रियान्वित करवाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गोखले को मार्ले मिंटो सुधारों से बहुत आशाएं थी, किंतु सुधारों के लागू होने पर
वे उनसे गंभीर निराश हुए। सुधारों के बाद गठित काउंसिल ने प्रेस एक्ट पारित किया, जिसके द्वारा समाचार पत्रों द्वारा सरकार की आलोचना को अत्यंत कठिन बना दिया गया और एलिमेंट्री शिक्षा विधेयक को भी अस्वीकार कर दिया। गोखले चाहते थे कि एलिमेंट्री शिक्षा या अनिवार्य शिक्षा का कानून पारित कर दिया जाए। 1912 में गोखले 5वीं बार इंग्लैंड गए ताकि वे अपनी प्राथमिक शिक्षा विधेयक के पक्ष में संसद के समक्ष समर्थन अर्जित कर सके। गोखले चाहते थे कि भारत में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बना दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत से इंग्लैंड की यात्रा में जहाज पर गोखले के सहयात्री पीसी रे ने इस संबंध में एक दृष्टांत दिया। वे कहते हैं, हमारे जहाज के सहयात्रियों में एक अंग्रेज व्यापारी भी थे जो अपने व्यापार के सिलसिले में भारत आकर वापस इंग्लैंड जा रहे थे। एक सुबह नाश्ते के दौरान भारत सरकार द्वारा शिक्षा पर किए जा रहे व्यय पर बातचीत चल पड़ी। अंग्रेज व्यापारी ने तिरस्कारपूर्ण मुद्रा में कहा, क्या हम पहले से शिक्षा पर बहुत अधिक खर्चा नहीं कर रहे हैं? उसके इस वाक्य पर गोखले बहुत उत्तेजित हुए और बोले, हमसे आपका क्या तात्पर्य है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अंग्रेज इंग्लैंड में चंदा करके धन जमा करते हैं और उसे भिक्षा के रूप में भारत में व्यय कर देते हैं? क्या आप यह नहीं जानते कि भारत में कुछ व्यय करना तो दूर, वास्तव में भारत से राजस्व व्यय धन का दोहन करके अंग्रेज उसमें से केवल बहुत थोड़ा सा भारत में शिक्षा पर व्यय करते हैं। इस दृष्टांत से आम अंग्रेज व्यक्ति के प्रति भारत की जनता का जो रवैया था या गोखले के जो विचार थे वो सबके सामने लाने का मतलब वो सबके सामने आए। इसी यात्रा के दौरान वो सरोजिनी नायडू से भी मिले और उन्होंने लंदन इंडियन एसोसिएशन में छात्रों को संबोधित भी किया। इंग्लैंड से वापसी के बाद गोखले दक्षिण अफ्रीका गए और वहाँ पर जो रंग भेद का दमनकारी कानून था, अपमानजनक कानून था, उस कानून के खिलाफ आवाज़ उठाई और भारतीय जो सत्याग्रह कर रहे थे उन भारतीयों का मनोबल बढ़ाने में बहुत सहयोग दिया। गोखले की दक्षिण यात्रा के दौरान गांधी जी उनके निकट आए और गांधी उनके व्यक्तित्व से पूरी तरह अभिभूत हो गए। उन्होंने कहा, गोखले की हर बात और शब्द में उनकी कोमल भावना, उनकी सत्यपरायणता और उनका स्वदेशाभिमान झलक उठता था। 1913 और 14 में गोखले ने इंग्लैंड की अंतिम बार यात्राएं की और वहाँ से वे नवंबर 1914 में भारत वापस आ गए। उस समय उन्हें लगने लगा था कि अब मैं बहुत ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहूँगा और फाइनली 19 फरवरी 1915 को गोखले का पूना में निधन हो गया और गोपाल कृष्ण गोखले ने अपनी जो संवैधानिक और प्रशासनिक सुधारों की जो योजना थी वो योजना अंग्रेज़ों के सामने रखी। उसे गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा भी कहा जाता है और गोखले ने पूरे जोर शोर से अपनी जितनी वो मेहनत कर सकते थे उस मेहनत से अंग्रेज़ों से एक तरह से रिक्वेस्ट करी कि वे भारत में संवैधानिक सुधारों की स्थापना करें। इस हिसाब से गोखले एक महान व्यक्तित्व के धनी माने जाते हैं। गोखले के व्यक्तित्व और विचारों पर बहुत प्रभाव पड़े। गोखले का सार्वजनिक व्यक्तित्व, जन्मजात प्रतिभा व समृद्ध प्रशिक्षण उसका उदाहरण है। सबसे पहले गोखले पर उनके परिवार का प्रभाव पड़ा। उनके परिवार के प्रभाव में चारित्रिक दृढ़ता, आत्मसम्मान, अदम्य इच्छा शक्ति, उदारता, सत्यनिष्ठा आदि गुण गोखले को अपने माता पिता से विरासत में मिले थे। उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए उनके बड़े भाई व भाभी ने बहुत त्याग किया था और उस त्याग की वजह से गोखले सार्वजनिक जीवन में भी त्याग, तपस्या, कष्टों के प्रति सहिष्णुता आदि का महत्व समझ सके और उन्होंने फिजूल खर्ची कहीं पर भी नहीं की। आर्थिक हवाओं को झेलने के बाद भी वो विद्वान बने और विद्वान बनकर उन्होंने जो समस्याएं थी उन समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत कोशिश की। दूसरा प्रभाव गोखले पर अंग्रेज़ी शिक्षा का पड़ा। गोखले की सारी शिक्षा अंग्रेज़ी पद्धति पर आधारित थी। उन्होंने अंग्रेज़ी साहित्य के अतिरिक्त यूरोपीय इतिहास व राजनीतिक विकास का भी अध्ययन किया। उन्होंने बहुत नामी जो अंग्रेज़ी साहित्य के विद्वान थे उनको पढ़ा और अंग्रेज़ी साहित्य को पढ़ने के बाद ही उन्हें जो स्वतंत्रता के बारे में पता लगा और वहाँ पे जो खुली व्यवस्था थी उस खुली व्यवस्था में उन्होंने चाहा कि भारत में जो धर्म, जाति, संप्रदाय आदि के नाम पे बांटा हुआ है भारत के समाज को,
उस समाज में वो खुलापन लेकर आए और इसीलिए वो अंग्रेज़ी शिक्षा से बहुत प्रभावित थे, क्योंकि अंग्रेज़ी शिक्षा में बहुत व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है और उस पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होती है। गोखले अपनी लाइफ में बहुत सारे महान व्यक्तियों के संपर्क में आए। इनमें सबसे पहले जो तिलक है, सार्वजनिक जीवन पर आकर्षण गोखले पर तिलक के प्रभाव का परिणाम था। तिलक के व्यक्तित्व ने गोखले को बहुत प्रारंभ से आकर्षित किया। दक्खन एजुकेशन सोसाइटी की आजीवन सदस्यता ग्रहण करके स्वयं को त्याग व तपस्या के प्रति समर्पित कर देने के निश्चय में तिलक और आगरेकर उनके जबरदस्त प्रेरणा स्रोत थे। गोखले तिलक की देशभक्ति, बलिदान की भावना और साहस के प्रशंसक थे, लेकिन वे जैसे जैसे तिलक के निकट संपर्क में आए उनसे उनके विचारों में परिवर्तन दिखने लगा और वे इसके पश्चात आगरेकर की समर्पण भावना, त्यागवृत्ति, उद्देश्यों की पवित्रता, निर्भीक स्पष्टवादिता, प्रचलित पूर्वाग्रहों के प्रति विद्रोह के भाव तथा विपरीत परिस्थितियों में साहस के निर्वाह आदि से गोखले बहुत प्रभावित हुए। इसके साथ ही गोखले दादा भाई नौरोजी से काफ़ी प्रभावित हुए। भारत की आर्थिक व राजनीतिक समस्याओं पर दादा भाई की पैनी जो नज़र थी उससे गोखले ने बहुत लाभ उठाया। दादा भाई के व्यक्तित्व में विद्यमान सहिष्णुता, उदारता, उत्कृष्टता, बौद्धिक योग्यता आदि गुणों से वे बहुत प्रभावित थे। ब्रिटिश लोगों की न्यायप्रियता में विश्वास, ब्रिटिश शासन के भारत के लिए लाभप्रद होने के प्रति आस्था और ब्रिटिश सरकार की नीतियों के कारण भारत के आर्थिक संसाधनों के भारत से बहाव आदि के संबंध में गोखले ने दादा भाई के विचारों को पूरी तरह अपना लिया था। गोखले ने दादा भाई नौरोजी के जीवन से प्रेरणा लेते हुए कहा था, अब तक मैं अपने जीवन में ऐसे 3 व्यक्तियों से मिला हूँ जिनके प्रति मेरे मन में गहरी प्रशंसा का भाव है तथा जिन्होंने मेरे व्यक्तित्व पर आध्यात्मिक प्रकाश डाला है। उनकी उपस्थिति में मैं कोई ऊंची बात सोच भी नहीं सकता, कोई संकीर्ण प्रस्ताव नहीं कर सकता। वे हैं दादा भाई नौरोजी, मेरे गुरु रानाडे तथा गांधी। इसके साथ ही दादा भाई गोपाल कृष्ण गोखले फिरोज शाह मेहता के भारतीय उदारवादी जो विचार थे उनसे वे बहुत प्रभावित हुए। गोखले उनके उदार दृष्टिकोण, बौद्धिक प्रतिभा और गरिमा व व्यवहार से बहुत प्रभावित हुए। राजनीतिक विषयों में संतुलित दृष्टिकोण, यथार्थवाद, भारतीय जनता की न्यायसम्मत आकांक्षाओं की स्पष्ट अभिव्यक्ति व ब्रिटिश सरकार की दमनकारी भूमिका के निर्भीक आलोचना गोखले के व्यक्तित्व पर जबरदस्त प्रभाव डालती हैं और वे इसीलिए गोखले के जो फिरोज शाह मेहता से बहुत प्रभावित हुए। सार्वजनिक विषयों में नैतिक आग्रह, सत्य के प्रति प्रतिबद्धता का भाव भी गोखले ने फिरोज शाह मेहता से ही ग्रहण किया। गणेश वेंकटेश जोशी, गोखले ने सार्वजनिक जीवन को निर्धारित करने वाले व्यक्तियों में गणेश वेंकटेश जोशी प्रमुख थे। जोशी रानाडे के निकटतम सहकर्मी थे। वित्तीय व आर्थिक मामलों में उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी और आर्थिक व वित्तीय मामलों में भारत के औद्योगिक, राजनीतिक व संवैधानिक विकास में गोखले की रुचि रानाडे के साथ साथ ही आगे बढ़ी और जो जोशी थे उनके व्यक्तित्व का भी गोखले पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। महादेव गोविंद रानाडे, गोखले के व्यक्तित्व निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका उनकी थी। गोखले स्वयं को रानाडे का शिष्य मानते थे और रानाडे ने गोखले को पुत्रवत स्नेह व संरक्षण दिया, साथ ही अपनी बौद्धिक व व्यवहारिक क्षमताओं से गोखले को प्रशिक्षित किया। गोखले ने 15 वर्ष तक उनके अनुशासन में रहकर सार्वजनिक जीवन के जटिल और सूक्ष्म प्रश्नों की शिक्षा ग्रहण करी और शिक्षा ग्रहण करने के बाद में उन्होंने ये कहा कि ये सब कुछ मेरे लाइफ में मैं जो कुछ भी हूँ वो सब कुछ मैं अपने गुरु रानाडे की वजह से हूँ। पूना की सार्वजनिक सभा तथा बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गोखले की भूमिका रानाडे की प्रेरणा व आशीर्वाद का परिणाम थी। गोखले ने रानाडे की शिक्षाओं को अपने चिंतन, मन व आचरण में पूरी तरह चरितार्थ कर लिया था। सार्वजनिक कार्यों के प्रति समर्पण, उदारवादी आग्रह, संवैधानिक साधनों व क्रमिक सुधारों में आस्था, वक्तव्यों व आलेखों में तथ्यों व तर्कों की परिशुद्धता,
सामुदायिक कार्यों के लिए स्वयं कष्ट सहने की तत्परता आदि गुण गोखले के व्यक्तित्व पर रानाडे के निर्माणकारी प्रभावों का ही परिणाम थे। मैंने आप लोगों को बच्चों आज गोपाल कृष्ण गोखले का जीवन परिचय और गोपाल कृष्ण गोखले के व्यक्तित्व व विचारों पर जो समय समय पर प्रभाव पड़े उनके बारे में आप लोगों को बताया। अगली क्लास में मैं आप लोगों को गोखले की सार्वजनिक भूमिका और राजनीतिक विचार, उनके आर्थिक विचार, इन सब के बारे में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।